All right, so good afternoon, guys. I think mostly सब स्टूडेंट्स आ गए हैं. ठीक है, तो एक बार मैं क्विकली लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका रिकैप कर देता हूँ. सो इफ यू रिमेम्बर लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेम्परेचर का इफेक्ट क्लोज करा था और कैटलिस्ट का इफेक्ट भी देखा था. एंड कैटलिस्ट के इफेक्ट से एक्टिवेशन एनर्जी पे कैसे इफेक्ट होता है वो हम लोगों ने फॉर्मूलाज के थ्रू, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के थ्रू समझ लिया था. देन मैंने आपको बोला था कि हम एक फंडामेंटल टॉपिक इस चैप्टर का डिस्कस करना चाह रहे थे, विच इज कॉल्ड एज रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रीडिटरमाइनिंग स्टेप. तो उसके ऊपर हम लोगों ने काफी टाइम स्पेंड किया था लास्ट क्लास में, जिसमें हम लोगों ने बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन दो तरीके के क्लासिफिकेशन करे थे. एक थे सिंपल और दूसरा था कॉम्प्लेक्स. एंड इसमें हमने पॉइंट बाय पॉइंट इनके बीच के डिफरेंसेस समझे थे, कुछ नए टर्म्स भी पढ़े थे. एंड देन हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन निकालने के लिए आरडीएस अप्रोक्सीमेशन सीखा था. फिर इसका मैंने एक दो एग्जांपल आपको करके बताया था, जिसमें एक इंपॉर्टेंट लर्निंग यही थी कि रेट एक्सप्रेशन जो है वो इंटरमीडिएट्स के टर्म्स में नहीं लिखा जाता है कभी भी. उसमें रिएक्टेंट हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है या कैटलिस्ट हो सकता है. ठीक है, बट इंटरमीडिएट नहीं होगा. तो इंटरमीडिएट को रिप्लेस करने के लिए हमें ये आरडीएस अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ता है. एंड फिर मैंने आपको दो तीन बहुत सिंपल से बेसिक से एग्जांपल्स कराए थे. ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स याद हैं तो इसके बेसिस पर आई थिंक आप एक दो क्वेश्चंस अभी भी आंसर कर सकते हो. सो लेट्स से इफ आई आस्क यू दीज क्वेश्चंस. ठीक है, मान लो ये 3 क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूं आपसे. मैं इनको कॉपी कर लेता हूं. 92 से एक मिनट, हल्का सा ऊपर करके. तो आप इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करो. ऑलराइट, 92 वाले क्वेश्चन का आंसर आया किसी को? इसमें कैसा रहेगा? हाइड्रोजन एंड आईसीएल के बीच में रिएक्शन करा रहे हैं और हमको ऑर्डर दे दिया है. हमको बोला है कि H2 का ऑर्डर भी 1 है
एंड ICL का भी ऑर्डर 1 है, तो इन दोनों में से मैकेनिज्म 1 और मैकेनिज्म 2 में से कौन सा मैकेनिज्म सही होगा? मैकेनिज्म 1 कैसा है? मैकेनिज्म 1 बोल रहा है सिंगल स्टेप या फिर एलिमेंट्री, और मैकेनिज्म 2 कैसा है? मैकेनिज्म 2 मल्टी स्टेप है। ठीक है, मल्टी स्टेप हो गया तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो अब मल्टी स्टेप रिएक्शन में भी आपको इंफॉर्मेशन है दैट इसमें पहला स्टेप स्लो है। तो कौन से मैकेनिज्म से आपका ऑर्डर मैच करता है? अगर हम पहला वाला मैकेनिज्म लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ही ऑर्डर हो जाएगा क्योंकि एलिमेंट्री हो गया, तो उसमें हाइड्रोजन का ऑर्डर 1 एंड ICL का ऑर्डर 2 होना पड़ेगा। तो इसके लिए मैकेनिज्म 1 एप्लीकेबल नहीं रहेगा। मैकेनिज्म 2 में जो RDS है वो पहला ही स्टेप है, एंड वो पहले स्टेप के बेसिस पर अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं, H2 का ऑर्डर 1 एंड ICL का ऑर्डर 1। एंड बिकॉज H2 एंड ICL रिएक्टेंट ही है, तो हमें कुछ सब्सटीट्यूट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर सीधे ही आ जाएगा। दैट ये फर्स्ट रिएक्शन होगा, फर्स्ट सॉरी सेकेंड मैकेनिज्म होगा, माय बैड, सेकेंड मैकेनिज्म होगा। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। अच्छा, तो इसी तरीके से अब आप 93 और 94 आंसर करने की कोशिश करो। ए 93 का। हाँ, तो इसमें कैसा दिख रहा है? R इज इक्वल टू के A की पावर 1 B की पावर 1। बी ऑप्शन में कैसा दिख रहा है? R इज इक्वल टू के एंड B की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर ये एक सिंगल स्टेप है तो कोफिशिएंट ही ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पर R इज इक्वल टू ए बी, R इज इक्वल टू के ए बी इंटू बी, एंड इस वाले ऑप्शन में R इज इक्वल टू के ए बी इंटू ए। तो इसमें जो मेरा मैच कर रहा है वो फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है बस। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी कर दो, 94th वाला। इसमें आपको मैकेनिज्म दे दिया है, ऑर्डर दे दिया है, और आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई स्लो और फास्ट कौन सा है, वो गेस करके बताओ। सी। सो इसमें सी ऑप्शन तो आपने क्या करा? आपने तो दोनों को ऐड कर दिया। तो अच्छा, इसमें देखो, सी ऑप्शन एक गड़बड़ आंसर है, क्योंकि आपसे पूछा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है। ठीक है, तो इसमें ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है। ठीक है, सी ऑप्शन गलत चॉइस क्यों है? क्योंकि सी ऑप्शन इज नॉट एनी स्टेप, इनफैक्ट ये तो ओवरऑल रिएक्शन है, इट इज ओवरऑल
रिएक्शन। अगर मैं स्टेप 1 और स्टेप 2 को ऐड कर दूंगा तो आप देख रहे हो कि ये सी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। एंड सी ऑप्शन अगर मान लो आंसर होता, ठीक है, तो रेट का एक्सप्रेशन भले ही मैच कर जाता, बट उसका मतलब क्या होता कि कोफिशिएंट ही ऑर्डर है। कोफिशिएंट ही ऑर्डर है मतलब ये तो एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया, यानी कि ये सिंगल स्टेप में हो रहा है। फिर क्या है बात का स्टेप 1 एंड स्टेप 2, समझ में आया? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें एक कॉमन ट्रिक रहता है, बच्चे जनरली पहली बार पढ़ते हैं तो गलती करते ही करते हैं कि वो फटाफट ऑप्शन से मैच कर लेते हैं कि कौन से में रेट मैच कर रहा है। बट पॉइंट ये था यहाँ पर कि इसमें फिर 2 स्टेप मैकेनिज्म बचेगा ही नहीं ना। अगर सिर्फ सी वाले रिएक्शन को चूज कर लेंगे तो वो तो क्या हो गया, सिंगल स्टेप में ही हो गया ओवरऑल रिएक्शन। अब बताओ, देखो ए या बी में से कौन सा सही आंसर होगा? ए ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। ए ऑप्शन क्यों नहीं आंसर होगा? क्योंकि अगर आप ये ऑप्शन आंसर ले लोगे तो फिर ऑर्डर एनओ के रेस्पेक्ट में 1 एंड Br2 के रेस्पेक्ट में भी 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब बी ऑप्शन ऊपर ऊपर से तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, बट हम लोग इसकी डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, R इज इक्वल टू K2 इंटू NO Br2 इंटू NO, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। और मैं अगर RDS अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा, RDS अप्रोक्सीमेशन क्यों? क्योंकि NO Br2 इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट पे मैं RDS अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा तो पहले वाले रिएक्शन का K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड विल बी इक्वल टू NO Br2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन NO का कॉन्सेंट्रेशन इंटू Br2 का कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो क्या दिख रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K2 इंटू K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, ठीक है, इंटू NO का स्क्वायर एंड Br2। इससे मुझे समझ में आया कि हाँ बी ऑप्शन आंसर हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इज दिस क्लियर? तो अभी कैसा है कि आप लोगों को अगर मैं इस तरीके के क्वेश्चंस दे रहा हूं जहां पर मान लो मैंने रिएक्शन दे दिया, रिएक्शन का मैकेनिज्म दे दिया और इंफॉर्मेशन बता दी क्या स्लो है क्या फास्ट है, तो आप कोशिश करके रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हो और मुझे ऑर्डर बता सकते हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू कि कौन सा स्लो है या कौन सा फास्ट है, ठीक है, मैं सिर्फ आपको मैकेनिज्म दे दूं और रेट एक्सप्रेशन दे दूं और फिर आपको फिगर आउट करने के लिए बोलूं कि कौन सा स्लो कौन सा फास्ट, तो आपको डाल डाल के देखना पड़ेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको ओवरऑल एक्सप्रेशन दे दूं, ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन के बारे में बता दूं और रेट का एक्सप्रेशन दे दूं और फिर मैकेनिज्म पूछूं, ठीक है, ऑप्शन दे दूंगा और उनमें से फिर आपको मैकेनिज्म सिलेक्ट करना होगा, जैसे अपन ने 92 वाला करा था। इसमें कैसा था, ओवरऑल रिएक्शन मिल गई और ऑर्डर्स मिल गए, अब आपको मैकेनिज्म चूज करना था कि कौन सा फिट बैठ रहा है। तो इस तरीके से इनके बीच में घुमा फिरा के आप क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो, काफी सिंपल रहता है।
ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अब मैं थोड़ा सा डिटेल में कराऊंगा, तो उसमें मैं एक दो कॉन्सेप्ट्स और कवर करना चाहूंगा ताकि हम लोग इस पर्टिकुलर सब टॉपिक को क्लोज कर सकें अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर देखना एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, ये जो 94th क्वेश्चन है उसी के ऊपर थोड़ा और इलैबोरेट कर रहा हूं मैं। यहाँ पर देखना, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन following NOBr2 गैस, ठीक है, ये K फॉरवर्ड एंड K बैकवर्ड, it is a fast one. Then step 2 में NOBr2 गैस प्लस NO गैस एंड ये बना रहा है 2NOBr गैस और ये स्लो है। ठीक है, तो अब इसके बारे में, ठीक है, एक बार आपका क्विक, अगर मैं इसमें एक बिफोर इवन आस्किंग अ क्वेश्चन, अगर मैं आपसे इस रिएक्शन के बारे में आपसे पूछूंगा कि रिएक्टेंट्स क्या क्या हैं, प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं एंड इंटरमीडिएट क्या क्या होगा, तो आप आंसर कर सकते हो, Yes, sir. राइट। NO एंड Br2 रिएक्टेंट रहेंगे, NOBr प्रोडक्ट रहेगा एंड NOBr2 मेरा इंटरमीडिएट रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज इजी टू ग्रिप। अच्छा, अब लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपसे इस पे पूछूंगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन is or represents the energy profile most appropriately। ठीक है, चार ऑप्शन देता हूं मैं आपको। एनर्जी प्रोफाइल, वो जो अपन डायग्राम बनाते हैं ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, वाई एक्सेस पे एनर्जी रहता है और एक्स एक्सेस पे रिएक्शन प्रोग्रेस रहता है, तो उसी के ऊपर बेस्ड लेट्स से मैं आपको चार ऑप्शंस दे रहा हूं। ठीक है, एक इस तरीके से है एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो एक इस तरीके से हो गया। ठीक है, देन एक इस तरीके से हो गया। सी ऑप्शन वुड बी एक इस तरीके से हो गया। ठीक है, एंड एक डी ऑप्शन which will be इस तरीके से हो गया। ठीक है, सो ये सब एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो इन चार में से,
ठीक है, मैं जूम आउट कर लेता हूँ। इन 4 में से सबसे सूटेबल आंसर आपको क्या लग रहा है? चाहिए तो मैं थोड़ा जूम आउट करके पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। कोई आंसर आ रहा है? कुछ ऑप्शन सूझ रहा है इसमें क्या हो सकता है? बी। बी फॉर बॉम्बे? हाँ। नहीं। और कुछ? नहीं दर्शना, सी भी सही आंसर नहीं है। एक्चुअली डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब एक एक करके देखो, मैं बताता हूँ आपको कि किसमें क्या क्या गड़बड़ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अब नोटिस करना, आप क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ोगे ध्यान से तो इसमें लिखा हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक का मतलब होगा कि प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से कम होना चाहिए। तो इसके अंदर ए ऑप्शन के अंदर तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अच्छा, डी ऑप्शन में ये सॉरी बी फॉर बॉम्बे, बी ऑप्शन में ये प्रॉब्लम फिर भी ठीक करी गई, बट तब भी ये गड़बड़ है। ये गड़बड़ क्यों है? बिकॉज ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म शो कर रहा है। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म शो कर रहा है मतलब हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गए वाया अ ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट बनने की तो बात ही नहीं हुई। ठीक है, तो पहला ऑप्शन भी गड़बड़ है, क्योंकि पहला ऑप्शन में एक्सोथर्मिक भी है, मतलब दो गड़बड़ है एक्चुअली। पहले ऑप्शन में एक्सोथर्मिक भी बता रहा है और सॉरी एंडोथर्मिक बता रहा है और सिंगल स्टेप बता रहा है। दूसरा ऑप्शन भले ही एक्सोथर्मिक बता रहा है, ठीक है, पर दूसरा ऑप्शन भी गड़बड़ है क्योंकि वो सिंगल स्टेप बता रहा है। अब तीसरा ऑप्शन देखना, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में यहां पर आप ऑब्जर्व करना कि ये भी गड़बड़ है। ठीक है, अब इसमें लेकिन देखो, ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट की एनर्जी उससे कम है, तो एक्सोथर्मिक तो दिख रहा है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम भी चला गया। अच्छा, फिर ये रिएक्टेंट से ट्रांजिशन प्रोडक्ट ट्रांजिशन स्टेट जाकर इंटरमीडिएट बना रहा है। ठीक है, और फिर इंटरमीडिएट वापस से एक ट्रांजिशन स्टेट कर रहा है। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट बना रहा है।
ठीक है, तो ये क्या हो गया बेसिकली स्टेप 1 एंड स्टेप 2, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। तो यानी कि इसमें एक्सोथर्मिक की प्रॉब्लम भी नहीं आई और इसने 2 स्टेप भी बता दिए, पर इसमें फिर भी एक गड़बड़ है। इसमें एक गड़बड़ है, वो आप ये नोटिस करना। इसमें हम लोग जब ये डायग्राम में एक्टिवेशन एनर्जी देखना चाह रहे हैं, तो जो पहला स्टेप है उसका एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, और जो दूसरा स्टेप है उसका एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, इन दोनों में कौन सा बड़ा दिख रहा है? पहला वाला। यानी कि ये तो क्या बता रहा है, इसको मैं एंडो लिख देता हूँ ये, क्योंकि एंडोथर्मिक दिखा रहा था, ठीक है। अब इसमें क्या गड़बड़ दिखा रहा है? इसमें ये गड़बड़ दिखा रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर फर्स्ट स्टेप की ज्यादा है, यानी कि पहला स्टेप स्लो होगा ना, फर्स्ट स्टेप स्लो एंड सेकेंड स्टेप फास्ट, ये ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसने एक्टिवेशन एनर्जी सेकेंड स्टेप की कम दिखाई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप नोटिस करना, यहाँ पर डी ऑप्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी जा रहे हैं और ये एक्सोथर्मिक भी दिखा रहा है, ठीक है, एंड 2 स्टेप भी बता रहा है कि हम लोग कैसे स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में जा रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात करोगे तो इसमें ये भी दिख रहा है कि सेकेंड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि सेकेंड स्टेप स्लो है, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर हमारा डी ऑप्शन ही मैच कर रहा है। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो इसमें एक्चुअली बाकी ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें गड़बड़ थी वो समझना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अभी इसी क्वेश्चन में ये जो एग्जाम्पल है इसी में एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन ऑब्जर्व करना। डिटरमाइन द ओवरऑल rate expression determine the overall rate expression, overall order of reaction, overall rate constant and overall activation energy, ठीक है। ये चीज आप एक और ट्राई करो बेस्ड ऑन वही जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में दी थी वही, ठीक है। यही जो रिएक्शन था उसका मैकेनिज्म यही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और जूम आउट करके दिखा देता हूँ। तो आई होप आपने मैकेनिज्म वगैरह लिख लिया है, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म के करस्पॉन्डिंग आपको ये आंसर बताना है, ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन का, ऑर्डर का, रेट कांस्टेंट का एंड एक्टिवेशन एनर्जी का। देखो जरा क्या होता है, ट्राई करके बताओ।
आया कुछ आंसर? Sir, R equal to K1 KF upon KV NO to the power 2 or BR to 1. हाँ, तो हम लोगों ने कैसा देखा यहाँ पर रेट हम लोग लिखेंगे स्लो स्टेप के टर्म्स में K2 इंटू NOBR2 की पावर 1 एंड NO इंटू NO की पावर 1, ठीक है। बट ये हमारा इंटरमीडिएट था, सो दिस इम्प्लाइज हम लोग RDS अप्रोक्सीमेशन यूज करना चाहेंगे। RDS अप्रोक्सीमेशन हमें क्या बताता है that K forward upon K backward will be NOBR2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन NO का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन BR2 का कॉन्सेंट्रेशन। इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा रेट का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा K2 इंटू K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड, ठीक है। K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड इंटू NO की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू BR की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर कितना आ रहा है? ओवरऑल ऑर्डर का आंसर हमारा 3 होगा, 2 + 1, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या रहेगा? ओवरऑल K विल बी इक्वल टू K2 इंटू K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल रेट कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बोला जा रहा है कि एक ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी बता दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखना ये जो K है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? A इंटू माइनस E की पावर माइनस EA बाय RT, ठीक है। K2 को लिख सकते हैं A2 इंटू E की पावर माइनस EA2 बाय RT। K फॉरवर्ड को लिख सकते हैं A फॉरवर्ड E की पावर माइनस EA फॉरवर्ड अपॉन RT, ठीक है। एंड KB को लिख सकते हैं A बैकवर्ड इंटू E की पावर माइनस EA बैकवर्ड अपॉन RT, ठीक है। EA2 EA फॉरवर्ड EA बैकवर्ड ये क्या हो गए? रेस्पेक्टिव स्टेप्स के एक्टिवेशन एनर्जीज, ठीक है। मतलब यहाँ पर अब अगर मैं कंपेयर करूंगा तो यहाँ पर देखना A इंटू E की पावर माइनस EA बाय RT विल बी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट हैंड साइड पर A2 AF अपॉन AB इंटू E की पावर माइनस EA2, ठीक है, प्लस EAF माइनस EAB अपॉन RT। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है इसके साथ मैच कर रही है, तो ये मैं बोलूंगा कि ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू EA2 प्लस EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड, ठीक है। ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में भी बात करते हैं।
ठीक है, जैसे इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, उसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ, यहाँ पर ऑब्जर्व करना। इसमें से यहाँ पर नहीं है। ये इस वाली बुकलेट में नहीं है, रुको मैं आपको ये एक नीट वाला क्वेश्चन में से कराता हूँ, नीट वाले बैच में था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन कॉपी करते हैं, ठीक है। इसका सलूशन बताओ मुझे, क्या रहेगा, क्या आंसर रहेगा इसका? ए। हाँ राइट, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा इसमें। कैसा दिख रहा है कि मतलब इस तरीके से यहाँ पर ओवरऑल EA विल बी EA1 प्लस EA2 माइनस EA3, ठीक है, तो उससे आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ये रहा, ये एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन रहेगा बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको दो चीजें बताई, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट और देखो ना, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट मैंने अलग से दिखाया आपको, ये इंटरमीडिएट दिखाया, ठीक है, यहाँ पे, एंड ये जो मैक्सिमाज है ये ट्रांजिशन स्टेट्स दिखाए, ठीक है। तो इनके बीच में एक इम्पॉर्टेंट अंतर होता है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके बताई है कि जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, ठीक है, वो क्या है, थ्योरेटिकल स्टेट है, उसको हम आइसोलेट करके नहीं निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट इज जस्ट समथिंग विच हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, बस वो मैक्सिमा ऑफ एनर्जी को करस्पॉन्ड करता है, एंड हमें इतना पता है कि उस मैक्सिमा को ओवरकम कर पाते हैं तभी रिएक्शन हो पाता है, ठीक है। जबकि इंटरमीडिएट जो होता है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे जो इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, ये तो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ स्पीशीज जिसको हम आइसोलेट करके स्टेबल भी बना सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक डिस्टिंक्ट, ये एक अंतर इन दोनों के बीच का आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये तो दोनों सेम चीज हो गई, बट इंटरमीडिएट अलग होता है, ठीक है। ऑल राइट, तो आई थिंक इसकी हेल्प से अब आपको ये RDS अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट अब अच्छे से समझ में आने लग रहा है, ठीक है, कि किस तरीके से अगर आपको रिएक्शन दे देंगे, मैकेनिज्म बता देंगे, तो आप रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हो, ओवरऑल ऑर्डर बता सकते हो, राइट, सारी चीजें आप कर सकते हो।
ठीक है, ग्राफ वगैरह भी थोड़ा बहुत देखना आ गया आपको। जैसे मान लो मैं बुकलेट का एक और क्वेश्चन आपके सामने करवाता हूँ, तो ये वाला चलो, ठीक है, ये 95 एंड 96 ट्राई करेंगे। एक मिनट। बताओ इसमें क्या रहेगा आंसर। ट्रांजिशन स्टेट कहां पर दिख रही है? 2 4 2 एंड 4, एकदम 4 सही। ठीक है, राइट। इसमें देखो, इसमें मैं आपको बताता हूँ, 1 पर क्या रहेगा, 1 पर रिएक्टेंट्स रहेंगे, ठीक है, एंड 4 पे प्रोडक्ट्स रहेंगे, बीच में यहाँ पर इंटरमीडिएट आ रहे हैं, ठीक है, एंड ये ऊपर वाले जो हैं ये हमारे ट्रांजिशन स्टेट में रहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी में एक और सवाल था, इसी में यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि 96 वाले में, इसी के ऊपर है, ठीक है, इसी डायग्राम के ऊपर है, ठीक है, कि आपको इसी क्वेश्चन में बताना है कि स्लो स्टेप कौन सा है। ठीक है, तो मैं वापस यहीं पे लगा देता हूँ। इसी में आप बताओ स्लो स्टेप कौन सा है। स्लो स्टेप कौन सा होगा जिसका एक्टिवेशन सर एनर्जी, फर्स्ट हाँ, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी गैप, ज्यादा। एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम दिख रहा है, तो वो फर्स्ट स्टेप ही दिख रहा है ना। Yes, sir. तो बस ये ए प्लस इसमें हो जाएगा। सर स्लो स्टेप जो होती है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है क्या? हाँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें हायर एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, ठीक है। तो ये समझ में आया। ऑल राइट, ठीक है, तो आई थिंक अभी सर हम वो लोग, ऊपर वाला लिखना है। कौन सा, ये वाला? हाँ सर, वो आपने लिख के दिया था ना पर्पल कलर में। अच्छा अच्छा, ये वाला, रुको। हम्म वो लास्ट वर्ड क्या है? कंडीशन कैन बी स्टेबलाइज्ड अंडर सर्टेन कंडीशन। डन सर, होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों को एक आइडिया लग रहा है अब
कि हम लोग ये रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा अब एक और टॉपिक है जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, तो उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो मैं आप लोगों के साथ में हाईलाइट करूँगा, तो उनको आप डेफिनेटली ध्यान रखने की कोशिश करना। ठीक है, अच्छा टॉपिक का नाम लिखेंगे हम लोग सम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या करा था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में? टिल नाउ we did simple first order reactions। ठीक है, कैसे होते थे सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस? मान लो ऐसे A gives प्रोडक्ट्स इस तरीके के, है ना, और फिर इसमें हम लोग एनालिसिस करना शुरू करते थे। ठीक है, कि मान लो आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, तो 10 मिनट बाद क्या कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, क्या रेट रहेगा, वो सब हम लोग देखते करते थे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसमें डिफिकल्टी वाले केसेस ले रहे हैं, तो देखना कैसे उनको करेंगे। सबसे पहला डिफिकल्टी वाला केस रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल काइनेटिक्स। ठीक है, तो ये पैरेलल काइनेटिक्स का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर ऑब्जर्व करना। ठीक है, ए जो है वो बी में भी जा रहा है और सी में भी जा रहा है। ठीक है, एंड ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ही रिएक्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सो rate of reaction 1 is equal to K1 into A की पावर 1। ठीक है, इसका K1 रेट कांस्टेंट है, एंड रेट ऑफ रिएक्शन 2 इज इक्वल टू K2 into A की पावर 1। ये समझ में आया? ठीक है, अब इसमें नोटिस करना ये डिफरेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज मैं हाईलाइट कर देता हूँ, दिस विल बी डिफरेंट फ्रॉम A goes to B plus C। ठीक है, इससे ये डिफरेंट होगा। ऐसा क्यों? क्या डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच में? राइट, बिकॉज यहां पर क्या होगा, यहां पर B और C का अमाउंट हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, अगर 10 मोल B के बन रहे हैं तो 10 मोल C के भी बनेंगे, पर यहां पर जो कि पैरेलल काइनेटिक्स है, ठीक है, यहां पर अगर मान लो पहला रिएक्शन स्लो है और दूसरा रिएक्शन फास्ट है, तो B का अमाउंट कम बनेगा और C का अमाउंट ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो दैट इज हाउ दीज टू टाइप्स आर डिफरेंट। ठीक है, हमने
राइट वाला साइड का एनालिसिस पहले करके रखा हुआ है, हम लोग अभी लेफ्ट वाले साइड पे फोकस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब मान लो कि मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ, ठीक है, गिवन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए is A naught, initial concentration of B and C is 0. Determine AT, BT and CT in terms of, क्या क्या रहेगा, in terms of A naught, K1, K2 and T. इनके टर्म्स में आप इनको डिटरमाइन करने की कोशिश करो। ठीक है, एक बार मैं आपको ट्राई करने का मौका देता हूँ। ठीक है, वैसे तो डिफिकल्ट है, ठीक है, पर चलो एक बार मैं ट्राई करने का मौका देता हूँ, देखते हैं आप लोग कहाँ तक पहुँच पाते हो। अगर आपको तरीका याद हो तो हम लोग पहले डिफरेंशियल फॉर्म से स्टार्ट करते थे, ठीक है, और फिर उसको इंटीग्रेट करके आंसर निकालते थे। तो वही चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हो। ऑलराइट, कोशिश करिए आप लोगों ने। चलो Yes. अब मैं बताता हूँ कि अपन किस तरीके से यहाँ पे जाना चाहेंगे। ध्यान से ऑब्जर्व करना कि हम लोग सबसे पहले लिखना चाहेंगे फंडामेंटल इक्वेशंस। ठीक है, फंडामेंटल इक्वेशंस क्या क्या रहेंगी, कैसी रहेंगी।
आप लोगों के घर के आसपास भी बरसात हो रही है क्या? Yes. यहाँ बॉम्बे में तो बहुत ही बरसात हो रही है आज, तो मतलब मजा ही आ रहा है। कल से एक्चुअली काफी बरसात हो रही है। अभी कितने लोग इधर बॉम्बे के आसपास रह रहे हैं? मैं बस एक तास्किन तुम ही हो? किधर रह रहे हो तुम? तुम्हारी आवाज ब्रेक हो गई, आवाज नहीं आई। किधर, गांव किधर है तुम्हारा? इसका सर नहीं यार, एक ही वर्ड सुनाई दिया, वो भी पूरा सुनाई नहीं दिया मुझे। किसे पूछ रहे हैं आप? तो तुमसे ही पूछ रहा हूँ ताशकंद, गांव किधर है तुम्हारा? सब पुणे में है, लेकिन मैं इधर रह रहा हूँ IIT। अच्छा, इधर आईआईटी पवई में? हाँ। अरे वाह, तो तुम मेरे घर के बहुत पास रह रहे हो। मैं इधर विक्रोली में रहता हूँ। तो पता हमारा, नहीं सर मुझे, हाँ पता नहीं हो। हाँ, खैर तुम्हें आइडिया कम होगा। खैर मैं खुद भी इधर आईआईटी बॉम्बे से ही पढ़ा हूँ, तो मुझे तो अच्छे से पता है कैंपस में कौन सी चीज़ कहाँ पर है। चलो बस अच्छा है। वहाँ कैंपस में मैं, पता है, जनरली ऐसे आता था स्विमिंग करने के लिए। अभी जब कोरोना हो रहा है तो खैर अभी आ नहीं सकते, पर वहाँ का जो स्विमिंग पूल का मेंबरशिप ले रखा है मैंने, तो मैं ऐसे हफ्ते में एक दो बार कभी कभी जाता था। पर अच्छा है। एनीवेज, तो खैर यहाँ तो बहुत बरसात हो रही है। आई होप बाकी लोगों के घर के आसपास भी काफ़ी बरसात हो रही है, एंजॉय कर रहा हूँ। कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग पैरेलल काइनेटिक्स के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें नोटिस करना, ए का चेंज किस तरीके से रहेगा। ठीक है, अगर मैं डी ए बाई डी टी लिखूंगा, डी ए बाई डी टी, ये पहले इक्वेशन मान लेते हैं, यानी कि ए का चेंज लिखने की बात कर रहे हैं। तो अब ए क्या हो रहा है, ए पहले रिएक्शन में भी कंज्यूम हो रहा है, दूसरे रिएक्शन में भी कंज्यूम हो रहा है। तो माइनस साइन पहले रिएक्शन में भी कंज्यूम हो रहा है, एंड माइनस साइन दूसरे रिएक्शन में भी कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, और किस तरीके से कंज्यूम हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर से। तो k1 इंटू ए की पावर 1 एंड k2 इंटू ए की पावर 1। ये समझ में आया? तो इसमें हमें ये समझ में आ रहा है दैट इट इज कंज्यूम्ड इन बोथ रिएक्शन। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर से कंज्यूम हो रहा है। अच्छा, अगर मैं बी के बारे में बात करूं, तो बी के बारे में क्या हो रहा है, पहली चीज तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि फॉर्म हो रहा है। ठीक है, फॉर्म्ड इन, और कौन से रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है, सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन में। ठीक है, आप देखोगे तो सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है। तो फर्स्ट रिएक्शन में फॉर्म होने का रेट क्या हो जाएगा, k1 इंटू अगेन ए की पावर 1। ठीक है, बी की पावर मत डाल, बी की पावर 1 मत डाल देना, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेट जो है वो ए पर डिपेंड कर रही है और ए की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अच्छा, फिर ऑब्जर्व करना डी सी बाई डी टी कैसा रहेगा। तो सी के साथ में क्या चेंज आ रहा है, सी के साथ में, सी भी यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तो वापस से प्लस साइन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि फॉर्म हो रहा है, और किस रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है, सेकेंड रिएक्शन में। ठीक है, सो डी सी बाई डी टी विल बी इक्वल टू k2 इंटू ए की पावर 1, है ना। तो ये तीन फंडामेंटल
इक्वेशन रहेंगी ए बी और सी के बारे में, ठीक है। एक और इक्वेशन है जो कि हम लोग लिखते हैं, उसको आप लोग मास बैलेंस या फिर मोल कंसेप्ट बोल सकते हो, ठीक है। ये भी कई बार काम आ जाती है थोड़ा सा क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने में। आप यहाँ पे नोटिस करना कि मान लो ए का इनिशियली ए मोल्स थे और बी और सी थे ही नहीं, फिर इसमें से एक्स मोल्स कंज्यूम होके बी के एक्स मोल्स बन जाएंगे, एंड मान लो वाई मोल्स कंज्यूम होके सी के वाई मोल्स बन जाएंगे, है ना। ये टाइम इक्वल टू 0 पर था और ये किसी टी टाइम पर था। तो इसमें क्या दिख रहा है, आप देखोगे ए टी प्लस बी टी प्लस सी टी करने पर क्या मिल रहा है, ए नॉट मिल रहा है। तो ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन होता है जो कई बार कैलकुलेशंस में काम आता है, ठीक है। अब इन इक्वेशंस की मदद से हम लोग अपना एनालिसिस पूरा कर सकते हैं। कैसे, ठीक है। मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ, ये इक्वेशंस देख लो। इस इक्वेशन में किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पहले मुझसे वो पूछ लो कि इन इक्वेशंस में कुछ गड़बड़ है, कुछ नहीं समझ में आया हो। नहीं, ये डाउट सर। ठीक है, तो अब इसमें आप नोटिस करना, इसको अब सॉल्विंग करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, ए वाले चीजों को एक तरफ कर लेंगे एंड टी को दूसरी तरफ करके फिर इंटीग्रेशन करेंगे। टाइम 0 पर ये ए नॉट रहेगा एंड टाइम टी पर ये ए टी रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन हमको आता ही है, तो इससे हमें पता पड़ जाएगा दैट लॉन ए नॉट अपॉन ए टी, ठीक है, वो नेगेटिव साइन को मैंने अंदर ले लिया, विल बी इक्वल टू के वन प्लस के टू इंटू टी। जैसे फर्स्ट ऑर्डर का होता था वैसा ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यू कैन से दैट ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी, ठीक है। तो ये तो आपका ए टी का आंसर आया, ठीक है। ये समझ में आया। कि ए टी कैसा आ रहा है। अच्छा, अब यहां पर सेकंड और थर्ड को मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, और फोर्थ में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो देखना मेरा बी और सी का भी आंसर आएगा, ठीक है। तो पहले मैं सेकंड और थर्ड को डिवाइड कर देता हूं। सो डिवाइड 2 एंड 3, तो क्या बनेगा, डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के वन ए अपॉन के टू ए। तो ये डी टी गया, ए और ए गया, ठीक है। क्या बचा, डी बी इज इक्वल टू के वन बाई के टू डी सी, ठीक है। और इन दोनों को इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। टाइम 0 पर ये दोनों ही 0 हैं एंड टी टाइम पर ये बी टी है और ये सी टी है। तो इससे क्या मिल रहा है, बी बाई सी या बी टी अपॉन सी टी इज इक्वल टू के वन अपॉन के टू। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, दैट बी और सी इसमें सेम अमाउंट में नहीं बनेंगे बल्कि K1 और K2 के रेशियो में बनेंगे। तो अगर मान लो पहला रिएक्शन फास्ट होता, K1 बड़ा होता, तो B का अमाउंट ज्यादा बनेगा, C का अमाउंट कम बनेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन द फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन क्या था, 80 80 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ए नॉट ई की पावर माइनस के वन प्लस के टू टी, ठीक है, प्लस बी टी प्लस सी टी, सी टी को क्या लिख दूंगा मैं, बी टी इंटू के टू अपॉन के वन, ठीक है, इज इक्वल टू ए नॉट।
तो इससे मुझे बीटी का एक्सप्रेशन भी मिल जाएगा, ठीक है, एंड सीटी का एक्सप्रेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑनेस्टली वो एक डिफिकल्ट सा दिखने वाला एक्सप्रेशन आएगा जिसको याद रखने का भी कोई सेंस नहीं है, ठीक है। आपको चाहिए तो आप सॉल्व करके लिख लो, पर मेरे को नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ऐसे गंदा सा दिखने वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप उसको याद करने की कोशिश करो, बट हाँ अगर आपको टाइम सेव करना है तो आप ये जरूर याद कर सकते हो, BT अपॉन CT विल बी K1/K2 एंड A वाला एक्सप्रेशन कि AT इज इक्वल टू A0 इंटू E की पावर माइनस K1 प्लस K2T, ठीक है। बाकी ये फंडामेंटल इक्वेशंस तो खैर आपको याद रखनी है, या इनफैक्ट याद नहीं रखनी है, इनको लिखना आपको आना चाहिए, ठीक है, इनको डेफिनेटली लिखना आपको आना चाहिए। तो इसमें ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रहेंगे आपके, बाकी आप फिर उनकी मदद से निकाल सकते हो, ठीक है। इसको एक क्वेश्चन के थ्रू अप्लाई करते हैं, जो ये नॉलेज हम लोगों ने अभी यहाँ पर गेन करा, लेट्स अप्लाई दिस इन वन ऑफ द क्वेश्चंस, यूजिंग वन ऑफ द क्वेश्चंस। सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ठीक है। मान लो 71 एंड 72, ये दो क्वेश्चंस मैं उठाता हूँ, ठीक है। अरे बताओ इनके आंसर क्या होंगे। तो 1 का D। राइट, 71 का डी रहेगा, क्योंकि जो एक्स है वो रिएक्टेंट है और वो कंज्यूम हो रहा है, और वो दोनों में, फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में कंज्यूम हो रहा है, तो उसका फंडामेंटल इक्वेशन आपको लिखना आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब 72 का आंसर बताओ। B। हाँ, सर एक क्वेश्चन किए थे तो। ये क्वेश्चन अपन ने करा हुआ है। हाँ दोनों भी। तो ये पैरेलल काइनेटिक्स वाला मैंने आपको पढ़ा दिया है क्या पहले? हाँ ओहो, तो फिर आप बता क्यों नहीं रहे थे पहले? सर मुझे लगा कोई अलग होगा। ओहो, कब पढ़ाया था ये? देखने तो एक बार मुझे। अरे हाँ रे, ये उस टाइम पे पढ़ा दिया था मैंने। बाप रे बाप, डबल मेहनत करा दी तुमने मेरे से। ठीक 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 ठीक, तो फिर हम लोगों ने कर रखा ही है। चलो अच्छा है तुमने थोड़ा सा पहले बता दिया, वरना मैं अभी रिवर्सिबल काइनेटिक्स भी बताने वाला था। चलो ये थोड़ा एम्बैरेसिंग हो गया। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये। ठीक है, तो फिर तो आई थिंक
आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स का सिलेबस फिर पूरा हो गया है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हम लोगों को जो क्वेश्चंस करने थे, जो सब टॉपिक्स कवर करने थे, वो सब टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, ठीक है। चलो ये 70 वाला बता दो, ये 70 वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो, ठीक है। लेट मी, इसका फंडामेंटल इक्वेशन लिखना हो गया ये 70 वाला क्वेश्चन का। इसका आंसर बताओ चलो। इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल काइनेटिक्स। इनफैक्ट मुझे आप डी ए बाई डी टी, डी बी बाई डी टी और डी सी बाई डी टी तीनों लिख के बता दो क्या रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसमें बोला नहीं है, बट ये सब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है, ठीक है। ये सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। dA by dt minus k1 a to the power 1. हाँ एकदम सही, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन में है और फर्स्ट रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है। और डीबी बाई डी टी k1 a to the power 1 minus k2 b to the power 1. राइट, क्योंकि ये पहले में फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगेगा, और दूसरे रिएक्शन से कंज्यूम हो रहा है इसलिए नेगेटिव साइन लगेगा। और सी क्या हो जाएगा, दूसरे रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है तो K2 इंटू बी की पावर 1, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका ये वाला आंसर डीबी बाई डी टी का रहेगा, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, ठीक है। अच्छा, चलो थोड़े बहुत और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब मैं आप लोगों को अभी के अभी नया चैप्टर तो क्या ही कराऊंगा, ठीक है। पर थोड़े बहुत क्वेश्चंस इसके ट्राई कर लेते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, 77 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 77 क्वेश्चन, 77th क्वेश्चन के बारे में बताओ।
77 का सी। सी? हाँ नहीं नहीं नहीं, बी ऑप्शन आंसर रहेगा ना, सॉरी एक्सोथर्मिक सर, है वो ना यहाँ पर। दोनों सेम है। नहीं नहीं, इसमें देखो ना, इसमें ए और बी ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है, इनफैक्ट बी जो है वो हाँ मतलब प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। यस। ठीक है, तो एक्चुअली एक्सोथर्मिक लिखा हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, आप देखोगे तो ये एक्सोथर्मिक लिखा हुआ है, तो उसकी वजह से सी ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। ए और बी में से ए ऑप्शन क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन सिंगल स्टेप बता रहा है, जबकि क्वेश्चन तो है वो 2 स्टेप है। यस सर। अच्छा 78 बताओ। ए सर, के इक्वल टू ए हो जाएगा। हम्म राइट। सो टेम्परेचर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, सी तो ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी क्या हो जाएगा, 0। 1। ई की पावर सर माइनस इन्फिनिटी मतलब ई की पावर 0 इज 1, मतलब टेम्परेचर अप्रोचेस हाँ सर, इन्फिनिटी, हाँ। तो जो के है वो ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर 79 तो चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड है। चलो इनका बताओ, 80 80 से आप सॉल्व करना शुरू करो, और 84 तक कर दो, 80 से लेकर 84 तक ये 5 क्वेश्चंस का आंसर करो। तो 80 का ए। 80 का ए, राइट।
हाँ 81 का हाई एक्टिवेशन एनर्जी तो वो स्लो होगा, ठीक है। एटी टू का C. नहीं, 82 का सिर्फ ए होगा। यहाँ पर देखो प्रोडक्ट, बी ऑप्शन गड़बड़ क्यों है, क्योंकि बी ऑप्शन में प्रोडक्ट वर्ड लिखा हुआ है। अगर एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बढ़ जाएगा तो फिर भी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स अगर बढ़ जाएगा तो मैं फिर भी बोल सकता हूँ कि हाँ, अ, मतलब एक्टिवेशन बैरियर कम हो गया और रेट बढ़ जाएगी। और प्रोडक्ट से मुझे लेना देना नहीं है ना, ठीक Yes, है। sir. अच्छा 83, D sir. A. हाँ इनकरेक्ट पूछा है ना आपसे, आप जल्दबाजी में करेक्ट तो नहीं पड़ गए। तो इसमें बी सी डी ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो आपका आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है, आते हुए चीजों को गलत मत करो, केयरफुली पढ़ो। ठीक है 84th करो। 84th में ये जो के है वो केल्विन के लिए स्टैंड कर रहा है। के स्टैंड्स फॉर, कैपिटल के स्टैंड्स फॉर केल्विन। ठीक है 84th में बताओ क्या आंसर रहेगा।
क्या आया आंसर इसमें 84th वाले में? इसमें आप ऐसे देखोगे ना, मैं इसको करके बताता हूँ, रुको। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, देखो log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r इंटू 1/t, ऐसा होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको कि log a will be equal to 5 implies a is equal to 10 की पावर 5, ठीक है, एंड ई ए अपॉन 2.303 r इज इक्वल टू 2000। तो ई ए कितना हो जाएगा 2000 इंटू 2.303 इंटू, अभी कैलोरी में है तो आर का वैल्यू 2 डालना पड़ेगा, ठीक है। तो बस इनको अब आपने सॉल्व करा तो ये आपका आंसर 9212 कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो चलो फिर आज का क्लास यहीं पे क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास Yes, से sir. हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैंने उसका बुकलेट ना ग्रुप पे भेजा था आपको, आई थिंक कल या परसों। मैंने जब मेडिकल का बुकलेट भी भेजा था उसके साथ में ही इसका भी बुकलेट भेज दिया था। तो वैसे तो स्टार्टिंग के 1-2 क्लास में बुकलेट वगैरह की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, पर आप ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। Yes, sir. चलो, ऑल राइट देन, थैंक यू गाइज, आज का लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं।